क्योंकि वो एटीएस के जांच के घेरे में था। एटीएस लगातार उसके नेटवर्क को खंगाल रही थी और बहुत ऐसे सच सामने आते जिससे पता चलता कि समाज में और कितने लोग हैं जिनके नेटवर्क आईएसआई या फिर बाहर विदेशों से हो सकते हैं। दूसरी चीज़, गली के गुंडे को किस तरह से सरकारों ने माफिया बनाया और उनके द्वारा किसी भी तरह का जजमेंट या फिर ये सरकार बधाई के पात्र है कि 44 साल बाद किसी मामले में उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मेरा नाम विशाल यादव है। जो पीछे हुई हैं अतीक अहमद अपराधी था, उसने जो अपराध किए वो अपराधी था ही। लेकिन जो प्रतिक्रिया हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में फिर क्रिया पे प्रतिक्रिया होगी। और वहाँ पे आप वीडियो देखेंगे, एकदम साफ साफ एकदम दिख रहा है उसमें, एकदम पुलिस की नाकामी कैसे पुलिस तो सरकार को एकदम नाकाम है इसमें। इस प्रकार से अगर यही ठोको नीति और रोड पे न्याय की व्यवस्था चलती रही तो कहीं ना कहीं मानव अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में आ जा रहा है, पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हो जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं जो उसके पीछे जो पुलिस वाले जो मरे थे या फिर उनको उनको कोई नहीं कह रहा है। हो सकता है कि इस कार्य के बाद अगली बार से कोई भी बड़े अपराधी अपने आप को पुलिस के हवाले या पुलिस के पास सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज में। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। पूरा देश इस समय प्रयागराज को देख रहा है, जिस हिसाब से यहां पर पिछले 3-4 दिनों से जो मामला चल रहा है अतीक अहमद को लेकर के। पहले अगर बात करें, दोबारा उसको जो है साबरमती जेल से नैनी जेल लाया जाता है, प्रयागराज लाया जाता है। उसके बाद सीजेएम कोर्ट में पेशी होती है, पुलिस कस्टडी मिलती है और इसी बीच जो है जो बेटा है यहाँ पर उसका असद, जो मुख्य आरोपी था उमेश पाल हत्याकांड में, उसका एनकाउंटर हो जाता है। गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर हो जाता है। फिर गुलाम मोहम्मद की फैमिली शव लेने से मना कर देती है कि उसने एकदम गलत किया, गुलाम मोहम्मद ने, हम शव नहीं लेंगे। और इसी के बाद जब मेडिकल रूटीन चेकअप के लिए ले जाया जाता है अशरफ और अतीक को, हत्याकांड वहाँ पर जो है हो जाता है। वो वारदात पूरे देश में देखी। आइए यहाँ पर जो युवा साथी हैं प्रयागराज के, उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल यादव है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास का एमए का छात्र हूँ। जी विशाल यादव जी, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण? ये जो घटना है, जैसे कि अतीक अहमद और असरत की जो हत्या हुई, ये या सरकार की जीत है कि कानून कहीं पीछे हट रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। सही क्या है इसमें? जो क्रिया, जो प्रदेश की राजनीति है, उसमें जो क्रिया और प्रतिक्रिया का जो स्तर है, कि जो क्रिया वो जो पीछे बीत चुका है, प्रतिक्रिया जो आगे होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि जो क्रिया हो चुकी है वो चीज़ें हो सकता है सही हों या गलत हों। जो पीछे हुई हैं, अतीक अहमद अपराधी था, उसने जो अपराध किए वो अपराधी था ही। लेकिन जो प्रतिक्रिया हो रही है, हम चाहते हैं इस पर जो प्रतिक्रिया हो बेलगाम हो, क्योंकि आने वाले समय में फिर क्रिया पे प्रतिक्रिया होगी। सरकारें बदलने पे आप ऐसे चीज़ें लाएं, कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो, उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया है। आप एक सुप्रीम कोर्ट के 14 दिन के पैरोल में आप किसी अपराधी को लाते हैं, अपराधी की फिर उसकी हत्या होती है, फिर उसके बाद उसको हत्या होने के बाद तब हत्या होती है जब 2-2 4-4 गाड़ियाँ यहाँ पे उसको लेके एक हॉस्पिटल जाती है, तब उसकी हत्या की जाती है। और पूरे पुलिस प्रशासन, कोई एक पुलिस प्रशासन, वहाँ पे 2 पुलिस वाले थे जब उनकी हत्या हुई, और दोनों की हत्या हुई जो पुलिस वाले थे उसमें। लेकिन यहाँ पे 4 गाड़ी पुलिस होते हुए भी ना किसी कोई इंजरी हुई, किसी एक इंजर्ड हुआ है। और वहाँ पे आप वीडियो देखेंगे, एकदम साफ साफ एकदम दिख रहा है उसमें, एकदम पुलिस की नाकामी कैसे पुलिस ऐसे। हम अगर हमारा पर्सनल विचार है तो सरकार को एकदम नाकाम है इसमें। इनका जो जीरो टॉलरेंस का वो एकदम खस्ता हाल है। 44 साल का इतिहास था अतीक अहमद के अपराध का। अगर बात की जाए न्यायपालिका की, बिल्कुल हमें अपने न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन जब दसों जज ही जो है स्टेटमेंट देने से मुकर जाएं, खुद जो है पीछे हट जाएं कि नहीं हम अतीक अहमद के मामले में तो जजमेंट नहीं देंगे, हमारे साथ भी कुछ हो जाता है, जो हमारे न्यायमूर्ति है वही जब ये चीज़ करेंगे, तो क्या न्याय मिल पाएगा 44 साल में? अब जा करके तो पहली बार आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। नमस्कार, मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जी, आपने सही कहा कि जो न्यायमूर्ति हुआ करते थे, जो न्यायाधीश हुआ करते थे, जिनके कंधे पे एक सुचारू रूप से न्याय व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी होती है, जब वो ही मुकर जाएं, किसी अपराधी को सज़ा देने से वंचित कर दें या फिर कोई ऐसा जजमेंट सुनाने से वंचित कर दें किसी अपराधी का आपराधिक इतिहास देखते हुए, तो ये बहुत ही निंदनीय और अफसोसजनक था। और देखेंगे कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वो सरकारें भी थीं, जैसे कि हमारे समाजवादी प्रवक्ता अभी भाई बोल रहे थे, तो उनको हम बताना चाहेंगे कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वो पूर्ववर्ती की सरकारें भी थीं जो इसके पीछे जिम्मेदार थीं। क्योंकि जजों को जब सुरक्षा नहीं मुहैया करा पाएंगे, क्योंकि
जो जज फैसला सुनाते हैं अपराधियों को या फिर किसी भी मामले में एक अपना जजमेंट देते हैं, तो उन्हें भी कहीं न कहीं सुरक्षा की एक जिम्मेदारी होती है, तो उनके भी परिवार वाले हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं भय रहा होगा। ये बहुत निंदनीय था। अच्छा, ये पूरे प्रकरण में अभी कैसे देख रहे हैं आप? 2 दिन में 3 सदस्य उस फैमिली के जो हैं, वो लगातार चीज़ चल रही है मिट्टी में मिलाने की, मिट्टी वो देखिए देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान को मिट्टी में मिला देने वाले बयान को अतीक अहमद के हत्या से न जोड़ा जाए। देखिए ये हत्या है, ये कस्टडी में जिस तरह से हत्या की गई है, एटीएस की लगातार टीमें पूछताछ कर रही थी। जैसे कि आईएसआई से नेटवर्क निकल के आ रहा था, इनका संपर्क विदेशी संगठनों से और उसके बाद पाकिस्तान से भी संपर्क इनका जो निकल के आ रहा था, ये कहीं न कहीं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और ये कस्टडी में डेथ ये एकदम निंदनीय है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, साफ होना चाहिए कि क्योंकि जब बड़ी मछली मरती है तो बहुत से छोटी मछलियों को भी नील ले जाती है। तो इसमें बहुत से नाम उजागर होने वाले थे, कहीं न कहीं ये संपर्क ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए क्योंकि ये हत्या कहीं न कहीं ये साजिश का भी एक हिस्सा हो सकती है। ताकि वो नाम सामने ना आ जाएँ, क्योंकि नाम सामने आ जाएँगे तो बहुतों को मुश्किल जी, नाम अगर सामने आते तो बहुत लोगों के उसमें घेरे में आते, वो बहुत लोगों के घर आप समझ सकते हैं कि बहुत लोग निशानदेही होती बहुत लोगों की और बहुत लोग संदेह के घेरे में आते। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे? आनंद सिंह जी। इस पूरे प्रकरण में यही कहना चाहता हूँ कि इट इज़ फेलियर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड रूल ऑफ लॉ। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, पर फिर भी ये कहा जा सकता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और वही हो रहा था यहाँ पर। 1989 से उसका आतंक था, जहाँ तक मैंने पढ़ा इंटरनेट पे, और 79 हाँ 79 से, और आज हो गया मुझे लगता है 30-35 साल, और तब से उसका आतंक ये प्रयागराज शहर देख रहा था। तो जो हुआ, मुझे लगता है कि ये प्रतिक्रिया भी हो सकती है लोगों की, छात्रों की, युवाओं की। अब इसमें आगे जांच होगी तो पता चलेगा। अभी तो मैं यही कहूँगा कि ये फेलियर ऑफ रूल ऑफ लॉ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी, 44 साल का इतिहास था अतीक अहमद का, आपराधिक इतिहास। हम 44 साल नहीं, अगर 400 साल पुराना भी देखें तो विश्व के किसी कोने में हो, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार हो या तानाशाही सरकार हो, सजा देने का अधिकार उस देश की सर्वोच्च संस्था को होता है। इस प्रकार से अगर यही ठोको नीति और रोड पे न्याय की व्यवस्था चलती रही तो कहीं ना कहीं मानव अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। मेरी एक विधि छात्र होने की वजह से मांग है कि ये सरकार को जांच करनी चाहिए और अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अंत में कौन इसके क्यों तंत्र विफल हुआ, क्यों इतनी पुलिस व्यवस्था के होने के बावजूद भी अगर ऐसे ठोक दिया जा रहा है किसी को, तो ये सरकार की विफलता है और ये जांच का विषय है। बिल्कुल, मैं वापस आऊँगा, एक बार उनकी राय ले लेता हूँ, फिर दोबारा लौटूंगा। जी, राजभान सिंह जी नाम है हमारा। गांधी जी की एक कोटेशन है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। अपराधी तो इसमें ये कैसे ये अपराधी बने, 40-42 साल पहले कैसे इनको कैसे सहयोग मिला, जिनका इनका सहयोग मिला, और ये आके इस समय पूरा प्रशासन, सिस्टम, न्यायपालिका सबको चैलेंज दे रहे हैं, सबको चैलेंज दे रहे हैं। लूप होल है, उनसे बच के निकल जा रहे हैं। ऐसे और भी अपराधी, यही अपराधी नहीं है, ऐसे तमाम अपराधी ऐसे घूम रहे हैं। तो समस्या वहीं से सीधा है। तो हम यही मांग करते हैं कि ऐसा कुछ सिस्टम आना चाहिए कि जिससे ये सब निर्णय जल्दी आए और समाज ऐसे अन्यायी काम से बचे। जल्दी निर्णय आना चाहिए, जल्दी फास्ट ट्रैक, यानी कि मामले में सुनवाई होनी चाहिए और तभी इंस्टेंट जो है न्याय मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, इससे मेरा एक डिफरेंट राय है। मतलब डिफरेंट राय इन द सेंस ये है कि वो अपराधी के ऊपर 102 मामले दर्ज थे, पहली बात। और ये मतलब हम देख रहे हैं कि जितने भी अपराधी होते हैं उनको राजनीतिक संरक्षण किसी न किसी तरीके से प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि मतलब बहुत से हमारे नेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं अपने असेंबली में और अपने पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारी अपराधों की लिस्ट होती है। और जाहिर सी बात है कि अपने देश की जुडिशरी जो है वो सज़ा देने में बहुत स्लो है। और देख रहे हैं कि 102 मामले दर्ज हैं, फिर भी वो अभी जाके इस मामले में मतलब अपहरण के मामले में पहली सज़ा हुई है। और दूसरी बात ये है कि इसके बाद भी मतलब हम संभावना लगा सकते हैं कि अगर वो जेल में जाते तो कहीं ना कहीं अपराधों को वो ऑपरेट कर सकते थे। उमेश पाल हत्याकांड जेल में बैठ के ही तो करवाया। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अपराधी है, और जैसे कि हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में आ जा रहा है, पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हो जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं जो उसके पीछे जो पुलिस वाले जो मरे थे, या फिर उनको कोई नहीं कह रहा है,
या फिर आप देखते हैं जब सीमा पे कोई होता है ऐसा, जब देश का जवान मरता है तो कोई नहीं कहता कि मतलब हत्या हुई है, या फिर कि इतना ज़ोर शोर से आदमी प्रचार नहीं करता। लेकिन अभी कोई भी ऐसा आदमी हो जो विवादास्पद हो और उसके उन पर इनकाउंटर हो जाता है, तो लोग कैंडल मार्च निकालने लगते हैं। लोग तुरंत कहने लगते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है मतलब पुलिस को इतना ज़्यादा पावर दे दी गई है, या फिर जो हम लोग मतलब ऑटोक्रेसी चल रही है पूरे देश भर में, पुलिस को इतनी ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई हैं कि एक मतलब सैनिक शाही शासन आ गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे मैं अगर मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि जो अपराधी है उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। एक एक कमेंट आपका बाकी था जी। कि अगर ऐसा होते रहा तो ये जो प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है, आज बीजेपी गवर्नमेंट है, इनको मारा गया, कल उनकी आएगी, इनको मारा जाएगा, ऐसे तो जो पूरा एक सिस्टम बनाया है हमने, जो कोर्ट कचहरी जो सिस्टम है, ये पूरा ध्वस्त हो जाएगा। पर फिर भी उसमें एक बात आती है कि जैसे कि जब लेट होता है जस्टिस मिलने में, पार्लियामेंट से, सरकार से, कोर्ट से, तो लोग फिर आ जाते हैं अपने उस पर, क्योंकि हमारा अधिकार है न्याय लेना। जिसके साथ अन्याय हुआ है उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो उसकी है ना, वो लेगा चाहे किसी तरह लेगा, उसको पहले वो सरकार से लेगा, नहीं देगी सरकार वो खुद लेगा। मैं तो यही मानता हूँ। जी देखिए, हाँ, आपके पास लास्ट में होगा कंक्लूजन में। आपसे पिछली बार भी हमने बात की थी जब आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी अतीक अहमद को। अब कैसे देख रहे हैं पूरा प्रकरण? अभी उमेश पाल हत्याकांड में जो है वो पुलिस कस्टडी मिली थी और इसी बीच 3 शूटर आए और हत्या हो गई। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति गलत हैं उन्हें सज़ा मिलती है, लेकिन सज़ा किस तरह से मिल जा रही है उसका मायने रखता है। 1947 से पहले हमारा देश अलग था। उस समय का सज़ा प्रकरण जो था, उस समय ब्रिटिश शासन थी। उनसे पहले हमारा देश राजाओं के कार्यानुशंसा पे चलती थी, और अभी हमारा देश लोकतांत्रिक है। तो अभी मतलब अपराधी कितना भी बुरा हो या कितना भी बड़ा हो, उनको अपराध देने का एकमात्र अधिकार हमारे कानून को है। हो सकता है कि इस कार्य के बाद अगली बार से कोई भी बड़े अपराधी अपने आप को पुलिस के हवाले या पुलिस के पास सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो हो सकते हैं अगली बार से वो सराउंडिंग ना करे, अपने आप को हवाले ना करे, जिससे एक बहुत बड़ा हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि अब कोई हमारे कानून पे विश्वास नहीं करेगा। 2-3 घटना जो लगातार देखी जा रही है कि जो कानून करनी चाहिए, लेकिन वो कानून के पास भी सुरक्षित नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा ये खामियाजा होगा। कंक्लूजन ये है कि आपने कहा कि लगातार एक ही परिवार की 3 हत्याएं कर दी गई। तो सबसे पहले हम असद पे आएंगे। असद 5 लाख रुपए का इनामिया था। पुलिस लगातार उसे खोज रही थी, और इनकाउंटर किस परिस्थिति में हुई है वो आप भी जानते हैं कि पुलिस के ऊपर पहले फायरिंग की गई। और दूसरी बार आते हैं अतीक अहमद का जो हत्या हुआ है, इसके हम समर्थन में बिल्कुल नहीं है कि किसी भी अपराधी को पुलिस कस्टडी में या उसकी हत्या कर दी जाए, क्योंकि वो ATS के जाँच के घेरे में था। ATS लगातार उसके नेटवर्क को खंगाल रही थी, और बहुत ऐसे सच सामने आते जिससे पता चलता है कि समाज में और कितने लोग हैं जिनके नेटवर्क ISI या फिर बाहर विदेशों से हो सकते हैं। दूसरी चीज़, और आपने एक चीज़ और कहा था कि किसी भी जज के अंदर हिम्मत नहीं होती थी, किसी भी जज के अंदर जजमेंट सुनाने की। तो ये पूर्ववर्ती सरकारों की ये नाकामियाँ थी, जिसे स्वीकार करना चाहिए। एक गली के गुंडे को किस तरह से सरकारों ने माफिया बनाया, और उनके द्वारा किसी भी तरह का जजमेंट या फिर ये सरकार बधाई के पात्र है कि 44 साल बाद किसी मामले में उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जी धन्यवाद।